जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर सरकार 3 से 4 नवंबर को 2 दिन का विशेष सत्र बुला रही है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सत्र सिर्फ 2 दिन का मजाक है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर सत्र ही बुलाना था तो कम से कम 9 दिन का होना चाहिए और गैरसैंण में होता तो और बेहतर रहता। देखिए 25 साल पूरे हो रहे हैं और ये बड़ी बात है, हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन सरकार ने मजाक बना दी है। सत्र अगर बुलाना ही था तो कम से कम 9 दिन का 10 दिन का बुलाते। 3 तारीख से आप सत्र अगर बुला रहे हैं 3-4 का, तो आपको 3 तारीख से उसको 9 तारीख तक कंटिन्यू करना चाहिए था। कम से कम जिस दिन राज्य का गठन हुआ 9 नवंबर को, तब तक सत्र चलाते, जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे उठते, लोग जानना चाहते हैं आपदा में क्या क्या स्थितियाँ रही, क्या हालात हैं और हमारी क्या आर्थिक स्थिति है, उस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए थी। इतने बड़े प्रकरण हो रहे हैं इस सरकार में। 2 बार भर्ती घोटाला हो गया, एक बार 2022 में, एक बार 2025 में। उसके बारे में भी आम जनता जानना चाहती कि हकीकत क्या है, क्या हुआ। एस राजू का इस्तीफा हुआ, फिर मर्तोलिया जी कैसे बचे हुए हैं और जांच कहाँ पहुंची, कौन लोग दोषी हैं। तो इन सारे यक्ष प्रश्नों पर, महिला अपराध पे एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है बड़ी भयानक है कि उत्तराखंड जैसे देवभूमि में 3 बच्चे प्रत्येक दिन लापता हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं या अपहरण किए जा रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है। इन सारे प्रश्नों को, किसानों से जुड़े हुए प्रश्न, खनन से जुड़े हुए प्रश्न और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पर विधायक, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि वो बात करना चाहते हैं, वो बातें जनता तक जानी है। लेकिन आप मना रहे हो 25वां वर्ष, लेकिन आप जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, ऐसा साफ दिखता है। 2 दिन का सत्र कौन बुलाता है? और अगर इसी सत्र को इन्होंने 9 दिन का किया होता और वो सत्र अगर गैरसैंण होता तो और खूबसूरती होती है। राज्य का गठन, अलग पर्वतीय राज्य का गठन क्यों किया गया, उसकी मूल अवधारणा क्या थी, क्यों लोगों ने अलग राज्य की मांग करी? अगर उसको सम्मान देना था तो बीजेपी ने ये सत्र जो है गैरसैंण में बुलाना चाहिए था और कम से कम 8 से 9 दिन का ये सत्र होता तो जनता के लिए भी हितकर होता और राज्य के लिए। कांग्रेस पार्टी जल्द ही प्रदेश में अपने जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की नियुक्ति कर सकती है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई चर्चा के बाद अब अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व का है। इस पर जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जानकारी दी कि जब शीर्ष नेतृत्व ने सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को बुलाया था तब इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई थी। सभी जिलों के प्रभारी जो एआईसीसी से आए थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है। अब उन रिपोर्टों और सुझावों पर मंथन जारी है। उम्मीद है कि अगले 1 से 2 दिन में घोषणा हो जाएगी। जल्दी करेंगे। बीच में देखिए, जब हम लोगों को शीर्ष नेतृत्व को वहाँ बुलाया गया हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, तो चर्चा हो गई है। जो प्रभारी थे हर जिले के, जो एआईसीसी से आए थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स जमा कर दी हैं। हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी, काजी निज़ामुद्दीन जी, गुरदीप सप्पल साहब, यशपाल आर्य जी, मैं हम सबको बुला के अलग अलग से राय ली गई। अब जो प्रभारियों ने राय दी है, जो हम सब ने अलग अलग राय दी होंगी, उसका मंथन वहाँ चल रहा। उसी बीच कई वो आ गए, आपका धनतेरस आ गया, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर उसके बाद भैया दूज का प्रोग्राम आ गया। तो इसलिए थोड़ा डिले हुआ है और मुझे लगता है 1 आध दिन में ये चीज़ें हो जाएंगी। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऑन प्रोसेस है, जल्दी ही उसकी घोषणा हो जाएगी। लगेंगे जाएंगे। एक बार अभी सीडब्ल्यूसी की बैठक में गोदियाल जी, प्रीतम सिंह जी, हरीश रावत जी और मैं, यशपाल आर्य जी, हम सब लोग थे। और अभी जिन जिन लोगों की ड्यूटीज़ लगेंगी वो जाएंगे। हम लोग से लिस्ट मांगी गई हैं, जिन जो आवश्यक लगेगा, जो वहाँ कुछ कर सकते हैं, वो भेजा जाए। धन्यवाद। उत्तराखंड में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि गैरसैंण राज्य की जनभावना, शहीदों के सपनों और आंदोलनकारियों की आकांक्षाओं से जुड़ी राजधानी है। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस पर सरकार को जनता की भावना का सम्मान करते हुए गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करना चाहिए। शीशपाल बिष्ट ने यह भी कहा कि विशेष सत्र
गैरसैंण में ही आयोजित किया जाए, जहां रोजगार आंदोलनकारियों की मांगों और राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर ठोस निर्णय लिए जा सकें। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आदरणीय हरीश रावत जी, क्योंकि गैरसैंण राज्य की जनभावना की राजधानी है, हमारे शहीदों के सपनों की राजधानी है, हमारे आंदोलनकारियों की भावनाएं गैरसैंण से जुड़ी हुई है। राज्य की जनता भी गैरसैंण को राजधानी के रूप में देखना चाहती है और राज्य स्थापना दिवस पर अगर सरकार जश्न मना रही है, महामहिम राष्ट्रपति अगर उत्तराखंड आ रही है, तो उनको जो है राज्य की जनभावना का सम्मान करना चाहिए और सरकार को जो है गैरसैंण को अस्थायी राजधानी भी घोषित करना चाहिए। वहीं पर विशेष सत्र भी होना चाहिए और जो रोजगार के सवाल है, जो हमारे आंदोलनकारियों की मांगे हैं, उस पर सरकार क्या फैसले करती है, राज्य को क्या सौगातें देती है, हमारे शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए क्या बड़ी घोषणाएं करती है, इस पे सरकार की नजर रहेगी। क्योंकि ये राज्य त्याग, तपस्या और बलिदान से बना है, शहादतों से बना है। अब शहादतों का सम्मान सरकार किस तरीके से करती है, ये देखने वाली बात होगी। इसके लिए सरकार को, आंदोलनकारियों को भी, विपक्ष को भी, राज्य के तमाम जो जन संगठन है उनको विश्वास में लेना चाहिए और शहीदों के जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए जो है जिस डबल इंजन की बात ये सरकार करती है, उस डबल इंजन का स्वरूप तो दिखाना चाहिए। आखिर खाली बातें ही होंगी या शहीदों के और हमारे आंदोलनकारियों के सपने पूरे भी होंगे? उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की सोशल मीडिया पोस्ट ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। बता दें, पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट कर ब्राह्मण समाज की उदारता का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस संगठन में ब्राह्मण चेहरों को अधिक जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो। अब इस टिप्पणी के बाद न केवल सत्ताधारी बीजेपी बल्कि कांग्रेस के अंदर भी उनके विरोधी सामने आ गए हैं और इस बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण बनाम अन्य वर्गों की बहस छिड़ गई है। देखिए, हरीश रावत जी के बयान की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है, कोई उनकी सुन नहीं रहा है। कभी वो ब्राह्मणों की बात करते हैं, कभी वो दलित को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, कभी वो राजपूत को आगे करने की बात करते हैं, कभी वो ट्राइबल नेताओं को आगे करने की बात करते हैं। अब बात आप करें तो ढंग की बात करें ना। वो खुद ही बता दें अपने कार्यकाल में कितने ब्राह्मणों को पल्लवित पोषित करने का काम किया। आप तिवारी जी का कार्यकाल देख लो, उसके बाद बहुगुणा जी का कार्यकाल देख लो, उसके बाद किशोर उपाध्याय जी का कार्यकाल देख लो, यशपाल आर्य जी का कार्यकाल देख लो। तो हरीश रावत जी अपनी बात में अडिग कहाँ, स्थिर कहाँ रहते हैं? जो बात वो कहते हैं उस बात में अडिग रहना चाहिए ना। 2002 में जितने ब्राह्मण नेताओं को टिकट दिए थे, आज आते आते उन्होंने अपने कार्यकाल में 2017 और 2022 में किस विधानसभा क्षेत्र से किस ब्राह्मण नेता को प्रतिनिधित्व दिया? तो इन चीजों को ध्यान रखें ना। हमारे तो बड़े भाई हैं, वो बुजुर्ग हैं, हमने बहुत लंबे समय तक उनके साथ काम किया, बहुत कुछ उनसे सीखा भी है हम लोगों ने। लेकिन उनके हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। और हरीश रावत जी कहते कुछ है, उनका तो ये है कि कहीं पर निशाना कहीं पर निगाह है, किसको कहाँ मारना है, किस तरीके से मारना है। अब कुछ ब्राह्मण नेता शायद कांग्रेस में उभर रहे हों तो उनकी हत्या करनी होगी, इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे। यहाँ पर आकर के एआईसीसी के 27 ऑब्जर्वर जो इतने सीनियर लोग थे, मणिकम टैगोर जो है थर्ड टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो देहरादून में महानगर में यहाँ पर राय करने आए थे लोगों से, तो उन्होंने सबसे राय करी, किसी को छोड़ा नहीं। छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े से बड़े कार्यकर्ता की सबकी राय ली। इसी प्रकार से पछुआधून, परवाधून, इसी प्रकार से टिहरी से लेकर के, पौड़ी से लेकर के चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, हमारे पूरे कुमाऊं के जनपद, हमारे हरिद्वार, हमारा उधम सिंह नगर, कोई छोड़ा ही नहीं। तो संगठन सृजन में मैं समझता हूं कि ये कहीं से बात नहीं आ रही है कि ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, अनुसूचित जाति का हो, पिछड़े वर्ग का हो, पंजाबी हो, सिख हो, ये सारी जो बातें आनी थी वो पार्टी के प्लेटफॉर्म में मैं समझता हूं आ चुकी है।
उत्तराखंड राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने पर अब प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करने की तैयारी शुरू हो गई है। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने जानकारी देते हुए कहा कि यह समय मंत्रिमंडल विस्तार या राजनीतिक चर्चाओं का नहीं, बल्कि सिहावलोकन और आगे की रूपरेखा तैयार करने का है। उन्होंने बताया कि 3 और 4 नवंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें राज्य के विकास कार्यों की समीक्षा के साथ तेज गति से आगे बढ़ने के लिए नया ब्लूप्रिंट तय किया जाएगा। ये समय अब मंत्रिमंडल विस्तार या बाकी की चीजों का नहीं है। अभी तो हमको देखना ये है कि हम उत्तराखंड के लिए क्या और बेहतर कर सकते हैं। 25 साल उत्तराखंड राज्य निर्माण के पूरे हो रहे हैं, तो ये समीक्षा का समय भी है और आगे का जो हमारा जो रोड मैप तैयार होना है उसके लिए भी हम लोग इसमें आगे में कुछ व्यवस्था बनाएंगे। और इसी को लेकर एक स्पेशल सेशन में हम लोगों ने 3-4 तारीख को बुलाया है, तो विधानसभा में भी इसकी चर्चा होगी। तो सही मामले में एक सिंहावलोकन जैसे होता है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो शेर जब आगे बढ़ता है तो पीछे मुड़ के भी देखता है कि आखिर मैं क्या क्या करके आया हूँ, कितना रास्ता मैंने तय किया। तो सिंहावलोकन का समय हमारे लिए है और आगे के लिए एक बड़ी रूपरेखा हम तय करें, एक ब्लूप्रिंट तैयार करें ताकि प्रदेश बहुत तेज गति से आगे बढ़े। सर, प्रदेश राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती 9 नवंबर को बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जाएगी, जिसको लेकर ब्लॉक और तहसील स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसी कड़ी में जॉइंट मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी विभागों को कार्यक्रमों को बड़े स्तर पर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। हम सभी को अवगत है ही कि 25 साल पूर्ण हुआ है हमारा राज्य बनते हुए। उस रजत जयंती को पर्व जैसा मना रहा है। जैसा हमें जिला मुख्यालय से निर्देश हुआ है, कहीं हमारा ब्लॉक लेवल का इवेंट हो या नगर क्षेत्र, नगर निगम या नगर पंचायत में होने वाला इवेंट का आज एक रिव्यू बैठक लिया था। अपना तैयारी जल्द से जल्दी शुरू करने के लिए निर्देश दिया है और कहाँ चीज़ें हमें कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत पड़ता है विभाग या निगम या तहसील के बीचों में, उस हिसाब से गैप को हमने आइडेंटिफाई करके कार्य रूप में लाएंगे। सर, बड़ा इवेंट क्या होगा सर, खासतौर पर रुड़की में, क्योंकि इसमें क्या बड़ा इवेंट करने वाला है प्रशासन? 3-4 इवेंट जिला मुख्यालय के स्तर पे तो हर दिन हर एक विभाग का अलग अलग मेगा इवेंट होता है। उसी तरफ से रुड़की के शहर में भी, रुड़की क्षेत्र में, रुड़की तहसील के क्षेत्र में भी कई इवेंट दिया गया है, जैसे योगा डे हो, रन फॉर यूनिटी हो या एक एजुकेशन का कंपटीशन हो। और 9 नवंबर का कार्यक्रम अगले वर्षों से इस बार विजृंभण या थोड़ा ग्रैंड तरीके से मनाया जाएगा। समस्याओं के निवारण की बात की है सर, चाहे क्या कहेंगे सर, आपने निर्देशित किया है अधिकारियों को? हमारा सभी दीपावली के और इस माह के अंदर सभी रास्ता कितना भी है, वो डिस्ट्रिक्ट रोड हो, NH हो या RH हो, स्टेट हाईवे SH हो, उन सभी को गड्ढा मुक्त करना है। उसी हिसाब से निर्देश दिया था, उसका एक मॉनिटरिंग और रिव्यू रखा था आज। कहीं अभी भी क्वालिटी कहाँ कम है, उधर पुनः सही तरीके से करने के लिए निर्देश दिए। लगातार आप भी मॉनिटरिंग उन चीजों को लेकर। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हल्द्वानी डिवीजन में सड़क सुधार अभियान जारी है, जिसमें 28 किलोमीटर सड़क गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत स्टेट हाईवे 16 किलोमीटर, जिला सड़क 8 किलोमीटर और अन्य सड़क 4 किलोमीटर शामिल है। वहीं कुल 80 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण का लक्ष्य था, जिसमें 62 किलोमीटर काम पूरा हो चुका है और शेष 18 किलोमीटर नवंबर के अंत तक पूरा किया जाएगा। हल्द्वानी डिवीजन के अंदर जो कि हमने जो कि प्रथमतः जो कि मुख्यतः है जो कि राज्य मार्ग, जिला मार्ग और अन्य जिला मार्ग में टोटल जो कि 28 किलोमीटर का जो कि हमने लक्ष्य रखा था, जिसमें जो कि हमने जो कि पैचवर्क जो कि पूर्ण कर लिया गया है। और इसके तहत जो कि इन मार्गों पे जो कि नवीनीकरण के भी कार्य स्वीकृत हुए हैं, जो कार्य जो कि पूर्ण कर लिए गए हैं और कुछ में जो कि अभी गतिमान हैं। मतलब इस खंड के अंदर जो कि हमारे पास जो कि टोटल इस वित्तीय वर्ष में 80 किलोमीटर का जो कि नवीनीकरण के लिए जो कि सैंक्शन प्राप्त हुई थी, जिसके अगेंस्ट जो कि हमने 62 किलोमीटर जो कि नवीनीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य जो कि हमारा जो कि लक्ष्य है कि माह नवंबर में पूर्ण कर लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से हरिद्वार में मां मनसा देवी क्षेत्र अब और सुरक्षित होने जा रहा है। बता दें कि पैदल मार्ग पर भूस्खलन की समस्या के समाधान के लिए नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने पुनर्निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद करीब 1.5 करोड़ की लागत से सिंचाई विभाग मार्ग का पुनर्निर्माण करेगा।
वहीं डीएम मयूर दीक्षित ने गुणवत्ता और समय सीमा को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। पैदल मार्ग जिससे सभी श्रद्धालु मंदिर जाते हैं, वहां पर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखी थी, जिसके क्रम में यहाँ से एक प्रस्ताव भेजा गया था। और चूंकि वो सारा क्षेत्र राजाजी नेशनल पार्क में पड़ता है, उसके क्रम में भारत सरकार में नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया गया है। और फिर उसकी अनुमति निदेशक राजाजी के द्वारा भी सिंचाई विभाग जो कार्य संस्था है उसको दे दी गई है, जिसमें अभी 1.5 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है। जगह जगह जो लैंडस्लाइड हो रखी थी उसमें कार्य हमारा शुरू हो गया है और कुछ दिनों में कार्य कंप्लीट हो जाएगा, जिससे निश्चित तौर पे जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी जो यात्रा है वो और सुगम और सुरक्षित हो जाएगी। रुड़की में बसपा नेता योगेश प्रमुख पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में दलित समाज के सैकड़ों लोगों ने सिविल लाइंस कोतवाली का घेराव किया। साथ ही भीम आर्मी और बसपा नेताओं ने आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी की मांग की और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। साथ ही बाकी लोगों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। वहीं इस मौके पर सोशल मूवमेंट पार्टी, कांग्रेस और अन्य संगठन भी मौके पर मौजूद रहे। 2 दिन पहले जिस तरीके से सभी लोगों को ये ज्ञात है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी लोगों को जानकारी मिली है, योगेश प्रमुख के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। कुछ 3-4 गाड़ियों में भर के कुछ उपद्रवी लोग आए, जिन्होंने लाठी डंडे और लोहे की रोड से जानलेवा हमला किया है। सारे सबूत होने के बावजूद भी, सबकी फुटेज होने के बावजूद भी शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं की गई है। और सब लोग ये पूछने के लिए आए हैं कि ऐसा कौन सा प्रेशर शासन प्रशासन के ऊपर है कि अभी तक दोषियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। अभी एसपी दियास साहब से सब लोग यही सवाल कर रहे हैं कि बताएं किस चीज का प्रेशर है, क्यों दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, कब तक होगी। आज चारों तरफ लोगों में आक्रोश है, समाज के लोगों में आक्रोश है कि इस तरीके की घटना पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो चारों तरफ से लोग इकट्ठा होकर एक बड़े आंदोलन की जो है रूपरेखा बनाएंगे, अपने लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। और इसी बीच रुक करेंगे हरिद्वार से बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से सामने, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। 12 फीट लंबा कोबरा दिखने से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। स्नेक मैन तालिब ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। वहीं सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया है। लकड़ बस्ती क्षेत्र के पास का यह पूरा मामला है। आपको बता दें, 12 फीट लंबा कोबरा दिखने से इलाके में हड़कंप का माहौल देखा गया। वहीं आपको बता दें, फिलहाल सांप का रेस्क्यू कर इसे जंगल में छोड़ दिया गया है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्नेक मैन तालिब ने सांप का रेस्क्यू ऑपरेशन किया और साथ ही सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया है। हरिद्वार से यह बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर सांप का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा गया है। उत्तराखंड स्थापना दिवस को लेकर सरकार और बीजेपी दोनों स्तरों पर व्यापक कार्यक्रमों की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में महिला, युवा, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय निकायों के सम्मेलन शामिल हैं। वहीं राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। इन सबको लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि उत्तराखंड के लिए यह गर्व का अवसर है कि राज्य ने 25 वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और पार्टी इस अवसर को जनता तक पहुंचाने के लिए कई जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। देखिए, उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इस 25वें वर्ष में सरकार के द्वारा अनेक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 2 दिवसीय सत्र यहाँ पर आहूत किया गया है और इसके साथ साथ इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हमारे युवा सम्मेलन होने हैं, महिला सम्मेलन होने हैं, पंचायत प्रतिनिधि के सम्मेलन होने हैं, स्थानीय निकाय के जो प्रतिनिधि है उनके सम्मेलन होने हैं। तो सब प्रकार के लोगों के इसमें सम्मेलन होने हैं और इसके साथ साथ जो हमारे जिन्होंने इस राज्य को बनाने में अपना योगदान दिया था, ऐसे राज्य के जो आंदोलनकारी है उनका भी एक सम्मेलन गैरसैंण में आहूत किया गया है। इन सभी सम्मेलन के माध्यम से उत्तराखंड के जनमानस के अंदर ये भाव प्रकट करना कि जिस समय उत्तराखंड बना था तब और आज 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, अब इसमें क्या क्या हमने विकास की गाथा लिखी है और हम समझते हैं कि तब से लेकर के अब तक इस उत्तराखंड ने अनेक विकास की गाथाएं लिखी है, अनेक क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किया है। क्योंकि विकास सतत प्रक्रिया है और आगे भी इसी प्रकार से विकास चलने वाला है और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में
जो विकास की इबारत उत्तराखंड इस समय लिख रहा है, ये सतत चलने वाला है। देहरादून को मसूरी से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क और पुल निर्माण को लेकर नई कवायद शुरू की है। सचिव पंकज पांडे ने हाल ही में क्षतिग्रस्त मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिव मंदिर के पास बने अस्थायी वैली ब्रिज की मरम्मत अक्टूबर अंत तक पूरी कर ली जाए। उन्होंने बताया कि स्थायी पुल निर्माण के बाद वैली ब्रिज को हटाया जाएगा। वहीं इस पर सचिव पंकज पांडे का कहना है कि इस रूट पर यात्रियों का काफी दबाव रहता है। साथ ही वैली ब्रिज छोटा होने की वजह से ट्रैफिक की समस्या भी आ रही है, लेकिन हम जल्द से जल्द नए पुल का निर्माण कर राहत देने का काम करेंगे। मैं स्वयं गया था मसूरी रोड पे, पूरा ऊपर तक जाके देख के आया था मैं। उसमें जो एक पुल डैमेज हुआ था जिसकी वजह से बेली ब्रिज लगाया गया था वहां पे नया पुल की डिजाइनिंग और प्लानिंग चल रही है। हमारा टारगेट ये है कि इस महीने के आखिर तक डिजाइन फाइनल करके 30 तारीख तक डिजाइन फाइनल कर लें और जितनी जल्दी हो सकता है उसको सैंक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन का टाइम भी हमने निर्देश दिया है, कंस्ट्रक्शन का टाइम भी मिनिमम रखा जाए, कम से कम टाइम में उसको बनाया जाए। तो उसके लिए कैसे स्ट्रेटजी होनी है, क्या डिजाइनिंग करनी है, उस पर काम चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग उसको सैंक्शन करेंगे, जल्दी बनाएंगे। उसके अलावा जो रोड वॉश आउट हुए थे बीच में 6 जगह पे, उसमें 2 स्पॉट पे सिर्फ बचा है काम थोड़ा थोड़ा, बाकी काम कंप्लीट कर लिया गया है। क्योंकि मसूरी में काफी ट्रैफिक आता है, काफी टूरिस्ट आते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बेली ब्रिज पे थोड़ा सा निश्चित रूप से जाम लग रहा है क्योंकि 1.5 लेन का बेली ब्रिज है और बड़ी गाड़ियां क्रॉस करने में थोड़ा इश्यू आ रहा है उसमें। तो जब तक नया पुल नहीं बनता है तब तक थोड़ी असुविधा रहेगी लोगों को, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि जो पुल हम प्लान कर रहे हैं वो 6-7 महीने में बना लें। सर, इस बार जो बारिश कुंभ मेला 2027 की तैयारी में हरिद्वार में गंगा घाटों का निर्माण शुरू किया गया है, लेकिन विभागों में समन्वय की कमी के कारण कई घाट पहले ही क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसी को लेकर अब अमरापुर घाट से ऋषिकुल तक गंग नहर में निर्माण कार्य जारी है। वहीं सिंचाई विभाग की ओर से पानी छोड़ने के बाद जल स्तर कम होने पर कई घाटों में दरारें नजर आ गई हैं, जिसको लेकर मेला अधिकारी और विभागीय अधिकारियों ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। जो घाटों का काम चल रहा है उसका निरीक्षण किया है। उसमें 2-3 जगह ऐसी हैं जिसमें लीन कंक्रीट में, चूँकि वो उसी दिन काम हुआ था और उसी दिन उसमें पानी छोड़ने के कारण वो 3 जगह ऐसी हैं जहां लीन कंक्रीट जो मुख्य स्ट्रक्चर है उसमें कोई फ़र्क या कोई दिक्कत नहीं है, हमने उसका निरीक्षण कर लिया है। पर जो लीन कंक्रीट है जिसके ऊपर अभी लैंडिंग की कंक्रीट मेन स्ट्रक्चर बनाया जाना था, वहाँ पे लीन कंक्रीट में चूँकि उसकी एज बाहर से खुली है तो उसके नीचे से सीप करके पानी आके थोड़ा सा जो वो सेटलमेंट हुआ है उसको हमने बता दिया है कि तीनों जगह पे जहाँ जहाँ पे वो क्रैक अपीयर हुई है वहाँ को डिसमेंटल करके दोबारा रिकास्ट करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।